दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैक बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी कर दिया है। आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10वीं विषय विज्ञान की मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन बताने वाला हूँ, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सभी छात्र अंत तक बने रहें। बताए गए सभी क्वेश्चन को कॉपी में नोट करते जाइएगा और इनका जो सोल्यूशन मैं दे रहा हूं उनको आप लोग अच्छे से जो है याद कर लीजिएगा, ठीक है। साथ ही दोस्तों, इसके कुछ सामान्य निर्देश के बारे में आपको बता देता हूं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि परीक्षार्थी जो है तथ्यावश जो है अपने शब्दों में ही उत्तर देंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 19 रहने वाला है और प्रश्न संख्या 1 से लेकर 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जिसमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का ही उत्तर आप लोगों को देना है। प्रत्येक प्रश्न का मान जो है 2 अंक निर्धारित की गई है। आगे यहाँ पे लिखा है कि प्रश्न संख्या 8 से लेकर 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का ही उत्तर आप लोगों को देना है और प्रत्येक प्रश्न का मान जो है 3 अंक निर्धारित यहाँ पे की गई है, ठीक है। आगे देखिए, आगे लिखा है कि प्रश्न संख्या 15 से लेकर 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 3 प्रश्नों का ही आप लोग को उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न का 5 अंक यहाँ पे निर्धारित की गई है, यानी कि कुल मिलाकर दोस्तों 19 प्रश्न आप लोगों को दिए गए हैं, जिसमें कि फुल मार्क आप लोगों का 40 है। और दोस्तों, आपके एग्जाम के समय में 1.5 घंटे का यहाँ पे जो है टाइम दिया जाएगा और साथ ही दोस्तों इसका जो है 15 मिनट का अतिरिक्त समय आप लोगों को जो है क्वेश्चन पढ़ने के लिए यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सेक्शन ए से यहाँ पे है, जिसमें दिया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के किन्हीं 2 गुणों को लिखिए। तो दोस्तों, ये जो एक क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको हम अच्छे से आसान भाषा में आपको बताऊंगा, इसको अच्छे से आप लोग जो है याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको उत्तर देने हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के 2 गुण। तो पहला गुण आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्षेत्र रेखा की दिशा बताती है, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। तो ये 2 आपका गुण यहाँ पे पूछा गया था, तो आपको यहाँ पे सिर्फ 2 ही गुण आपको बताने हैं, ठीक है। इसी में आपको जो है 2 अंक मिलेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिए, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो दिया गया है यह है एक अवतल दर्पण को यहाँ पे प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है और साथ ही उसमें आपको यह ध्यान देना है कि उसकी जो वस्तु है वो वक्रता केंद्र पर हो। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने जो है यहाँ पर जो है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने जो है यहाँ पर जो है एक अवतल दर्पण को बनाया है। साथ ही दोस्तों, इसका जो वक्रता केंद्र है, ठीक है, वक्रता केंद्र सी पर जो है ए बी कोई वस्तु को मैंने रखा है। जब इस पर जो है प्रतिबिंब के दर्शाते हैं तो यहाँ पे जो है उसी दिशा पे, ठीक है, समान दूरी पर जो है वास्तविक यहाँ पे जो है प्रतिबिंब यहाँ पे निरूपित हो रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया। इसी प्रकार से आपको वहाँ पे बना देना है परीक्षा में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, उदाहरण दें। तो उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, इसको पहले समझेंगे। तो उत्तर आपको देना है कि ऐसा तत्व जो अम्ल एवं क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं वह उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको उदाहरण भी यहाँ पे पूछा गया था, तो उदाहरण में लिखेंगे जैसे जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO तथा एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3, ठीक है। इस प्रकार से जो आपको उदाहरण भी आपको बता देने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर दिया है कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है। तो देखिए यह जो है ना, ये VBI सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसको आप लोग जो है ना अच्छे से रख लीजिएगा, ठीक है। अभी बहुत सारे जो है मॉडल पेपर का सोल्यूशन भी आने वाला है, इसलिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोग जो है सबसे पहले उस वीडियो को देखकर जो है अपनी तैयारी एकदम जबरदस्त कर लें, ठीक है। चलिए इसका मैं आंसर बता देता हूं। तो देखिए दोस्तों, आंसर आपको देने हैं कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। आधुनिक आवर्त नियम क्या है कि उनके अनुसार जो है अगर कोई भी तत्व जो है उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, तो ये आधुनिक आवर्त नियम कहलाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको आंसर देने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर दिया गया है कि पीत का क्या कार्य है। तो ध्यान दीजिएगा,
पीत के जो है यहाँ पे कार्य आपको 2 ही कार्य बताने हैं, क्योंकि इसमें 2 नंबर आपका दिया गया है। ठीक है, वैसे तो आपका 3-4 कार्य इसमें बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका जो है मार्क्स जो दिया है वो 2 अंक का ही है। ठीक है, 2 अंक ही दिया है, तो इसलिए दोस्तों आपको यहाँ पे 2 ही पॉइंट में बताने हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे पित्त रस के कार्य। ठीक है, पहला लिखेंगे आमाशय से आए भोजन के अम्लीय प्रभाव को क्षारीय बनाता है। दूसरा देंगे यह अतीत की दीवारों को कर्माकुचन के लिए उत्तेजित करता है। तो ये 2 पॉइंट जो है आपको बता देने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर दिया है कि खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, उदाहरण दें। तो देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था ना, जो आप लोगों का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बता रहा था, तभी ही मैंने आप लोगों को बताया है कि इस चैप्टर से जो है खाद्य श्रृंखला, पोषी स्तर, इस तरीके से जो है क्वेश्चन जो है आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे। उन सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लेना। साथ ही दोस्तों मैंने प्रकाश चैप्टर, समांतर श्रेणी वाला, और मैथ में समांतर श्रेणी, और अंग्रेजी में जो है आप लोगों का हौस जन्मी, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से बताया है, क्योंकि उससे जो है कंफर्म है कि बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए इसका मैं आंसर आपको बता देता हूं। देखिए एक बार फिर से पढ़ देता हूं कि क्वेश्चन क्या है। दिया है कि खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, उदाहरण दें। तो यहाँ पे उदाहरण आप लोग को पूछा गया है, तो इस सबसे पहले इसका खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, पहले उसको देखेंगे। ठीक है, देखिए उसका उत्तर देना है कि किसी भी परिस्थिति तंत्र में जीव भोजन के लिए सदैव किसी दूसरे जीव पर निर्भर करता है। भोजन के लिए सभी जीव वनस्पतियों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं, खाद्य श्रृंखला कहलाते हैं। अब इसके उदाहरण में जो है दोस्तों आपको इस तरीके से जो है पोषी स्तर का, यानी कि खाद्य श्रृंखला पोषी स्तर का आपको यहाँ पे एक इस तरह से बता देना है कि जैसे कीड़े, मेढक, सांप और बाज। क्योंकि दोस्तों कीड़ों को जो है मेढक खाता है, और मेढक को जो है सांप खा जाता है, और सांप को जो है वो बाज खा जाता है। इस तरीके से जो है खाद्य श्रृंखला की जो है एक श्रेणी यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है आपको उदाहरण बता देने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। तो देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित जीवों में होने वाले जनन की विधियों को लिखें। तो सबसे पहले था हाइड्रा और राइजोपस। देखिए दोस्तों यह जो है ना हाइड्रा वाला जो है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में दिया गया था एक पिक्चर के अनुरूप। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर थोड़ा सा बना के बता देता हूँ, ऐसे करके आपका जो है पिक्चर था। ठीक है, और ये जो है आपका दिया गया था कि यह जो है किस विधि के द्वारा जो है प्रजनन करती है, जनन करती है। तो यह मुकुलन विधि द्वारा जो है जनन करती है हाइड्रा, याद रखेंगे, क्योंकि यह जो है ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा और सब्जेक्टिव में भी ये दिया गया है। ठीक है, चलिए इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। तो देखिए कैसे, सबसे पहले हाइड्रा को देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ऑप्शन ए। ठीक है, क्योंकि हाइड्रा का है, तो लिखेंगे यहाँ पे कि इनमें प्रेसिडेंट की क्रिया ऑनलाइन एक जनरल से होती है, तथा हाइड्रा में शरीर अनेक टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। तो प्रत्येक भाग वृद्धि कर एक नए जीव, ठीक है यहाँ पे होगा, जीव में विकसित हो जाता है। यह भी लैंगिक जनन का एक ही विधि है, जिसे हम लोग मुकुलन विधि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम हाइड्रा के बारे में लिखेंगे। आगे हम जो लिखना है राइजोपोस के बारे में, तो राइजोपोस के बारे में आगे लिखें। तो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट में मैंने बताया है कि राइजोपोस में है कि राइजोपोस में लिखेंगे, राइजोपोस में अलैंगिक जनन अकुलन परिस्थितियों में अचल भी जानवर द्वारा होता है। इसमें बीजाणु के विकास के समय कुछ कवक तंतु वह भी होकर ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं, तथा इनके आगे का सिरा अधिक जीव द्रव होने के कारण फूल जाता है। इस प्रकार से जो दोस्तों दोनों का जो है यानी हाइड्रा और राइजोपोस के बारे में जो है आपको जनन की विधियों को लिख देने हैं। और दोस्तों मैंने जो 7 क्वेश्चन बताए हैं, 7 में से आपका 5 ही क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है, क्योंकि उसमें सारा चीज़ पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया है, जनरल निर्देश में आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन है ए टू जेड मैं आपको बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन को मैंने नहीं छोड़ा है, और सभी को मैं आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करते जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए आगे जो है सेक्शन बी में दिया गया है, सबसे पहला क्वेश्चन 8वां नंबर है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के क्या कारण है, इसे दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अगर बच्चों मेरी बात माने तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि निकट दृष्टि दोष, दराज दृष्टि दोष और
दूरदृष्टि दोष, ठीक है, याद रखेंगे। जो कि आपका दोष का जो 3 है ना, निकट हो गया, दूर हो गया और जरा, ये तीनों को आप लोगों को याद कर लेनी है। इसके दोष के कारण और इसको दूर करने के क्या क्या उपाय हैं, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। साथ ही दोस्तों निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, उसको भी आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इस मॉडल सेट में तो ये दिया गया है निकट दृष्टि दोष, और आगे वाला जो मॉडल सेट आने वाला है उसमें दूरदृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष के बारे में दिया गया है, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए मैं इसका उत्तर बता देता हूं। तो देखिए निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, सबसे पहले इसको देखेंगे। तो आंसर आपको देने हैं कि नेत्र का ऐसा दोष, ठीक है, यहां पे लिखेंगे नेत्र का ऐसा दोष जिसमें निकट रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है परंतु दूर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। यानी दोस्तों अगर मान के चलिए एक नयन है, आंख हम बना देते हैं और यहाँ पे कोई वस्तु को रखा गया है और इसकी दूरी जो है कम से कम जो है मान के चलिए लगभग जो है वो 5 किलोमीटर से लेकर कम ही मान लेते हैं, मान के चलिए 2 किलोमीटर, ठीक है, 2 किलोमीटर मान लेते हैं। और इसकी क्या है, इसकी न्यूनतम जो दूरी है, आपको मैंने पहले बताया था आंख की जो है नेत्र की जो है न्यूनतम दूरी जो है कम से कम कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है और अधिकतम कितनी होती है, वो अनंत होती है, ठीक है, अनंत होती है। और यहाँ पे इसकी तो दूरी अनंत है, लेकिन इसमें क्या है कि इस नेत्र में जो है दूर रखी वस्तु को जो है वो स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा है और निकट रखी वस्तु को एकदम स्पष्ट से देख पा रहा है, इसलिए उसको हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये भी कह रहा था कि इस दोष के क्या कारण है, तो कारण भी आपको बताने हैं कि कारण में आपको दो बता देने हैं कि कारण आपको इस प्रकार लिखना कारण। उसके बाद देना पहला पॉइंट देखिए नेत्र गोलक का लंबा हो जाना और दूसरा लिख देने हैं नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। ये 2 कारण आपको बता देने हैं। उसके बाद यहाँ पे ये और भी कहा गया था कि इसके दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है। तो आगे जो है आपको पैराग्राफ चेंज करते हुए बताना है कि इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है, ठीक है। याद रखेंगे किस लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां नंबर दिया गया है कि 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यह जो है आप लोग स्वयं करेंगे, क्योंकि दोस्तों इसको मैंने पहले भी आप लोगों को समझाया है और लाइव क्लास में भी आप लोगों को बताया है, इसलिए दोस्तों इसको आप लोग जो है स्वयं करके बताएंगे। अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको अच्छे से जो है इसके बारे में 9वीं वाला जो क्वेश्चन है इसको मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे जो है आप इसे जो है स्वयं बना कर देंगे। और साथ ही दोस्तों मेरा जो ये व्हाट्सअप नंबर है ना, व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को पता ही होगा, व्हाट्सअप नंबर पे जो है मुझे जो है इस सवाल का बनाकर जो है आप लोग जवाब जो है भेज देंगे, मैं ताकि देख पाऊँ कि आप लोग कितना तैयार किए हैं, कितना आप लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बार बार अच्छे से जो है रिपीट करके बताया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो देखिए अगला क्वेश्चन 10वां नंबर दिया गया है कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया से विपरीत है। तो यहाँ पे वियोजन होगा, ठीक है, वियोजन होगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया से विपरीत है, कैसे, उदाहरण से समझाइए। तो उदाहरण देखकर भी आपको यहाँ पे समझाने हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे सबसे पहले लिख देना है कि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके किसी यौगिक के एक बड़े अणु का निर्माण करता है, परंतु वियोजन अभिक्रिया में किसी यौगिक का एक बड़ा अणु टूटकर 2 या 2 से अधिक तरल पदार्थ में अनुभव में टूट जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत होता है। तो दोस्तों अब इसके जो है कुछ उदाहरण आपको यहाँ पे बता देने हैं। तो दोस्तों आपको उदाहरण में क्या देने हैं, तो ध्यान दीजिए। जैसे हम लिख सकते हैं कि जैसे कि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जो है अभिक्रिया करती है, तो वो क्या होता है 2H2 यानी कि जल का निर्माण करती है। और फिर यही जल जो है, ठीक है, याद रखेंगे, फिर यही जल जो है पूरी तरह से जो है टूट कर 2 तत्वों में बढ़ जाता है, यानी कि H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन
के रूप में जो है बट जाती है। तो यही आपका जो है उदाहरण हो जाएगा। इसी को आप लोग जो अच्छे से जो है रट लीजिएगा, यही आपका जो है एग्जाम में आएगा। तो इसको आप लोग अच्छे से जो है लिख देंगे, ठीक है। चलिए अच्छे से इसको समझ गए तो वीडियो को लाइक कर देना। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी की क्या खामियां थी और उसने आधुनिक आवर्त सारणी में किस प्रकार दूर किया गया। तो दोस्तों सबसे पहले जो है मेंडलीव की क्या कमियां थी वो आपको बताने हैं। तो सबसे पहले उत्तर में लिखेंगे हाइड्रोजन का जो स्थान है वह अनिश्चित है, यानी कि निश्चित नहीं है। दूसरा लिखेंगे समस्थानिक के लिए भी कोई स्थान नियत नहीं है। तो ये दो पॉइंट आपको जो है इसकी कमियां बताना है और उसके बाद आपको लिख देने हैं कि इसकी जो है किस प्रकार से जो है दूर किया गया। तो सबसे पहले इसको पैराग्राफ चेंज करते हुए आपको लिख देना है कि मेंडलीव ने आधुनिक आवर्ती सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया, समान गुण वाले तत्वों को एक समूह में रखने का प्रयास किया, तत्वों के अणुसूत्रों को एक आधारभूत गुण मानकर तत्वों का वर्गीकरण किया। इस प्रकार से दोस्तों आपको उत्तर लिखने हैं, इसको अच्छे से जो है रटते जाएंगे, ठीक। इसको साथ ही कॉपी में नोट करते जाइए। अगर पीडीएफ चाहेंगे तो मैं जो है टेलीग्राम पर जो है इसको प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जल्द से जल्द टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। साथ ही दोस्तों इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम हो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके या मेंशन करके आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलें। तो आगे देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि कार्बन के इतने अधिक यौगिक होने के क्या कारण है। तो इसके उत्तर आपको देने हैं कि कार्बन परमाणुओं में श्रृंखला स्वतःता जो है जोड़ने का विशिष्ट गुण पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कार्बन परमाणु की श्रृंखला में जो है स्वतः जोड़ने की जो है एक विशिष्ट गुण पाया जाता है, अतः इसके द्वारा बनाए गए यौगिकों की संख्या जो है सर्वाधिक होती है। इसलिए दोस्तों कार्बन में जो है इतने यौगिक जो है अधिक होते हैं, यही कारण है, ठीक है। तो इसको जो है अच्छे से आप लोग जो है कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर दिया है कि दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं, समझाइए। देखिए यह जो क्वेश्चन है ना, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि यह क्वेश्चन 100% आपके बोर्ड की परीक्षा से रिलेटेड टच होने वाला है। तो देखिए मॉडल पेपर में भी यहाँ पे दिया गया है। इसमें से कई सारे क्वेश्चन तो मैंने रिपीट भी करवाया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसका मैं आंसर बता देता हूँ कि दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं, समझाइए। तो दोस्तों उत्तर आपको लिखने हैं कि मनुष्य में रक्त को हृदय से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है, इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। उसके बाद आपको समझाना है, तो समझाएंगे किस तरह से, लिखेंगे सिरों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त हृदय में लाया जाता है। हृदय से अशुद्ध होने के लिए या शुद्ध होने के लिए अलग मार्ग से फोफोस, यानी कि यहाँ होगा फोफोस होगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ पे फोफोस होगा। फोफोस में भेजा जाता है, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर विस्तृत हो जाती है और ऑक्सीजन रक्त में आ जाती है। इस प्रकार ऑक्सीजन युक्त रक्त पुनः हृदय में आता है, जिसे शरीर के अंगों में पहुँचाने के लिए पंप कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों दोहरा परिसंचरण की पूरी तरह से प्रक्रिया हो जाती है। इस तरह से आपको लिख देने हैं। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो थोड़ा सा जो है टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो इसको आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। इस जगह में लिखेंगे आपको फोफोस, ठीक है। याद रखेंगे, आपको क्या लिख देने हैं, फोफोस लिख देने हैं, ठीक है। इसको अच्छे से यहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा, फोफोस, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलें। तो देखिए यहाँ पे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि ऊर्जा के स्रोत के रूप में हमें और ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे उत्तर में सौर ऊर्जा, क्योंकि जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है। वैसे तो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल पेड़ पौधों, जीव जंतुओं एवं जलवायु द्वारा किया जाता है, लेकिन विभिन्न स्तर पर जो है यह भी इसके प्रयोग किया जाता है। लेकिन आजकल हम सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न करने का भी प्रचलन बढ़ गया है। सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न करने के लिए सौर पैनल का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है क्वेश्चन ये था कि सौर ऊर्जा
के स्रोत के रूप में हमें और सौर ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार करते हैं वो आपको बताने थे। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से आपको अच्छे लिख दिया है, अच्छे से समझा दिया है। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए और हो सके तो परीक्षा से पहले इनको अच्छे से रट लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सेक्शन सी से है, जो कि प्रत्येक सवाल जो है 5 अंक का है, ठीक है, जिसमें आपको कि 2 ही सवालों का जवाब देना है और यहाँ पे एक्स्ट्रा में जो दिया गया है उसको भी आप लोगों को बना लेने हैं, ठीक है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो उत्तर आपको देने हैं कि किसी तार का प्रतिरोध अनेक कारकों पर निर्भर करता है। तो पहला लिख देना है कि तार की लंबाई, उसके बाद यहाँ पे डैश देते हुए लिखेंगे किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, आर समानुपात एल, यानी कि आर ऐसे लिखेंगे और समानुपात ऐसे करके एल लिखेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कर लें। दूसरा पॉइंट में देना है कि चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कि किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि आर जो होता है वो 1/a होता है, यानी कि a का जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है, ठीक है। इसको अच्छे से रख लीजिए। अगला पॉइंट लिख देना है कि किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक के पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। इस तरह से जो है आपको 3 पॉइंट इसके बता देने हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चले। तो देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 15 का बी नंबर है। दिया गया है कि प्रतिरोध 2 ओम और 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार से नियोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 11 ओम और 1 ओम हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रतिरोध के जो है 2 भाग है, एक श्रेणी क्रम संयोजन और एक समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि R बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, ठीक है। और अब दोस्तों मैंने और आगे बताया था कि पार्श्व क्रम संयोजन अर्थात समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इन सभी को जो है, इन दोनों को आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में एक सवाल पूछा जाएगा कि प्रतिरोध बढ़ने पर जो है चालक तार प्रभावित, यानी कि ताप बढ़ने पर प्रतिरोध का मान क्या होता है। तो याद रखेंगे जितना ताप बढ़ेगा उतना प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा, ठीक है। ताप घटेगा तो प्रतिरोध भी घटेगा। इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए और दिमाग में जो है रख लीजिए, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया था, 11 ओम ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले लिखेंगे 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। तो तीनों प्रतिरोधकों को क्या करेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ेंगे, क्योंकि R1 कितना था, R1 2 ओम दिया हुआ था, R2 कितना था, वो 3 ओम दिया हुआ था, और R3 कितना था, वो 4 ओम दिया हुआ था, ठीक है। तो इस तीनों ओम को जो है हम श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ेंगे। तो श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसको लिखेंगे 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 4 ओम बराबर क्या हो जाएगा, 4 3 7, यहाँ पे 4 3 7 2 9 9 2 कितना हो जाएगा 11। देखिए यहाँ पे हो गया ना, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा इसमें क्या है कि यहाँ पे 11 ओम दिया था, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 हो गया यहाँ पे, तो 6 3 9 2 11 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 11 ओम, यही आपका आंसर हो गया। तो श्रेणी क्रम संयोजन में हम जोड़े तो क्या होगा, 11 ओम आ गया, ठीक है। इस प्रकार से लिख देने हैं। उसके बाद यहाँ पे ये भी दिया गया था कि किस तरह से संयोजन करेंगे जो 1 ओम आएगा। तो उसको भी हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि तीनों प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में जोड़ने पर, यानी कि समांतर क्रम में जोड़ने पर। तो समांतर क्रम संयोजन अर्थात पार्श्व क्रम संयोजन का फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे लिखेंगे, तो इसका इसी प्रकार से जो है फॉर्मूले के अनुसार यहाँ पे व्यतीत करेंगे। तो 1/2 1/3 प्लस 1/4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 होगा। इसका फॉर्मूला निकालें, यहाँ पे जो है इसका लघुत्तम निकालें तो 6 आएगा, और सबको जोड़ने के बाद यहाँ 6/6 आएगा, तो इसको घटाएं कितना होगा, 1 ओम होगा। तो यही आपका आंसर
हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लीजिए कॉपी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 16 नंबर है जो कि काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। और यह जो क्वेश्चन है ना, इसको आप लोग अच्छे से पहले समझिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ सवाल क्या दिया गया है कि डायनेमो क्या है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो की बनावट एवं कार्य का वर्णन कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसी के रिगार्डिंग जो है और एक सवाल आप लोगों को मैं बता देता हूँ। यहाँ पे और एक सवाल दिया जाएगा, विद्युत मोटर क्या है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रत्यावर्ती धारा या विद्युत धारा की बनावट एवं कार्य विधि का वर्णन करें। तो दोस्तों डायनेमो यानी कि जनरेटर, डायनेमो को ही जनरेटर कहा जाता है, याद रखेंगे। और विद्युत मोटर का भी आप लोग जो है इसी तरह से जो है क्वेश्चन का आंसर आप लोग रख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा उसमें जो अथवा में आपकी बोर्ड की परीक्षा में दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे कि डायनेमो क्या है, उसको पहले समझेंगे। तो सबसे पहले आपको उत्तर देने हैं कि ऐसा यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत जनित्र या डायनेमो कहलाता है। ये आपका जो है परिभाषा हो गया, इसको अच्छे से रख लें। उसके बाद देखेंगे यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सबसे पहले आगे क्या करना है, आपको सिद्धांत से पहले आपको एक पिक्चर बना देने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक आकृति बनाई हुई है, जिसमें कि NS जो है एक दो चुंबक है। जैसे ये N हो गया एक चुंबक, दूसरा चुंबक क्या है, S है। ठीक है, उसके बाद AB और CD जो है मैंने एक यहाँ पे आर्मेचर को दर्शाया हुआ है। आर्मेचर ये कुंडली है। R1 और R2 जो है क्या है, एक ब्रूस है, दो ब्रूस है। और यहाँ पे सर्फी वलय है। ठीक है, उसके हम विद्युत धारा यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पे दर्शाया गया। ठीक है, चलिए इसका सिद्धांत यहाँ पे देखते हैं। तो सिद्धांत लिखेंगे कि विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर बना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बनावट भी पूछा गया था। तो बनावट के बारे में लिखेंगे कि पहला लिखेंगे कि ABCD आर्मेचर अपने अक्ष के चारों तरफ घूर्णनशील होता है। दूसरा लिखेंगे आर्मेचर पर अवरोधहीन तांबों की तार की लपेटें होती है। तीसरा लिखेंगे तांबे की तारों कि दो सिरे धातु के बने दो वलय से जुड़े होते हैं। यहाँ पे दो ब्रूस से जुड़े होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ब्रूस से जुड़े होते हैं। यह दोनों बल है इस तीर इस यहाँ पे इस कार्बन ब्रूस। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से दो कार्बन ब्रूस जो है दोनों से संपर्क रहते हैं, वलय से जो है संपर्क रहते हैं, जिससे कि मैंने आकृति में बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आगे आपको यहाँ पे लिख देने हैं कि दोनों ग्रुपों से संपर्क जो है गैल्वेनोमीटर से होता है। ठीक है, ये चौथा पॉइंट लिखेंगे। उसके बाद कार्यविधि आपको बताने हैं। पहला लिखेंगे आर्मेचर को यांत्रिक रूप से दो शक्तिशाली चुंबकीय चुंबकीय ध्रुव के बीच घुमाया जाता है। ठीक है, पहला लिखेंगे क्या, आर्मेचर को यांत्रिक रूप से दो शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव के बीच घुमाया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे दोनों वलयों। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे दोनों वलय भी घूमते हैं, किंतु दोनों अलग अलग दोनों कार्बन ब्रूसों, यहाँ पे लिखेंगे क्या होगा, ब्रूसों। ठीक है, कार्बन ब्रूसों के संपर्क में रहते हैं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे गति के समय जब AB भुजा ऊपर तथा CD भुजा नीचे की तरफ रहती है तो आर्मेचर की धारा की दिशा A से B एवं C से D में होती है। ठीक है, इस तरह से आपको देने हैं। और आगे पॉइंट में आपको देने हैं कि यदि आर्मेचर की भुजा CD ऊपर हो और AB नीचे हो तो फ्लेमिंग के दाहिने हस्त के नियम से धारा की दिशा D से C एवं B से A की तरफ हो जाती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अतः आपको लिख देना है कि इस प्रकार आर्मेचर के एक घूर्णन में धारा की दिशा दो बार परिवर्तित होती है, अतः इस यंत्र द्वारा प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है। इस तरह से दोस्तों आपको जो है इसकी जो है डायनेमो क्या है, इसका सिद्धांत, विधि और क्रियाकलाप पूरी आपको जो है इसी तरह से आपको बता देने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया है 17 नंबर, जो कि आपका जो है केमिस्ट्री का यहाँ पे दिया गया है, जो कि सबसे पहला चैप्टर है ना, रासायनिक समीकरण। ठीक है, उसी से यहाँ पे लिया गया है, जो कि पहला देख सकते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे संतुलित करने के लिए कह रहा है। तो पहला दिया है N2 + H2, तिरछिन जो है NH3 है। तो इसको हम यहाँ पे जो है समीकरण करके यहाँ पे रखा हुआ है। तो N2H2 देखेंगे, N कितना है, 2 है, H कितना है, 2 है। तो ये दोनों क्या है, बराबर हुआ। अब लेकिन NH3 है और यहाँ पे क्या है, देखिए क्या है NH3, तो बराबर होगा। H तो यहाँ पे 3 है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे करेंगे 3 दूनी 6। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, अब इसको क्या करेंगे, देखिए H जो है, ध्यान दीजिए H यहाँ पर है, 3 यहाँ पे कर देंगे। तो ये आपका जो है संतुलित हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है संतुलित करने के लिए कह रहा है कि Fe + O
H2O तिरचीन Fe3O4 प्लस H2, तो इसको मैंने यहाँ पे जो है संतुलित किया हुआ है 3Fe प्लस H2O तिरचीन Fe3O4 प्लस 4H2, इस तरह से जो है मैंने संतुलित किया हुआ है। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिए, इसको अच्छे से जो है आप लोगों को याद कर लेने हैं और जितने भी फॉर्मूले हैं ना उनको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है तीसरा नंबर यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में दिया हुआ है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड प्लस AgNO3 तिरचीन AgCl प्लस NaNO3। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे Na जो है वो एक अकेला है, तो Na भी यहाँ पे अकेला है और Cl भी अकेला है, तो Cl भी यहाँ पे अकेला है, Ag भी अकेला है, तो Ag भी अकेला है, NO3 भी अकेला है, तो NO3 यहाँ पे अकेला है। तो यह पूरी तरह से पहले से ही जो है ये संतुलित है, इसी को हम लोग यहाँ पे सिर्फ आंसर में उतार देंगे। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में है H2 प्लस Cl2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा HCl दिया हुआ है, तो इसको सिर्फ लिखेंगे यहाँ पे 2 यहाँ पे बैठा देंगे, यह संतुलित हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यह पांचवा दिया है Mg प्लस HCl, तो तिरचीन दिया है MgCl2 प्लस H2, इसको हम करेंगे Mg प्लस 2HCl तिरचीन MgCl2 प्लस H2, इस प्रकार से जो है समीकरणों को संतुलित कर देने हैं। ठीक है दोस्तों, समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों होती, यह क्वेश्चन जो है मैंने आपको पहले बताया था, यह क्वेश्चन आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि इस बार ना बोर्ड की परीक्षा में ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। साथ ही दोस्तों संतुलित किस तरह से किया जाता है, संतुलित करने के क्या क्या नियम होते हैं वो भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि संतुलित करने का मतलब ये हो गया कि जितने भी तत्व हैं तत्वों के अणु जो है वो बराबर होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो दोस्तों यहाँ पे जो है 18 नंबर का जो आंसर है मैंने यहाँ पे जो है लिखा हुआ है और यहाँ पे जो है पिक्चर यहाँ पे आपके सामने है। ठीक है, देख सकते हैं ये जो है मैंने आप लोगों का जो है मानव पाचन तंत्र का, ठीक है, यहाँ पे मानव पाचन तंत्र का जो है यहाँ पे पिक्चर जो है मैंने आप लोगों को बना के रखा हुआ है, इसको आप लोग जो है कॉपी में इसको देखते हुए इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो आगे जो है इसका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि मानव में बच्चों में लिंग निर्धारण को समझाइए। तो यार दोस्तों मानव में जो है बच्चों का लिंग निर्धारण किस तरह से होता है ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले उत्तर देंगे कि किसी शिशु के जन्म से पूर्व उसके नर अथवा मादा होने की भविष्यवाणी करना लिंग निर्धारण कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है निर्धारण किस प्रकार से होते हैं आपको यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताने हैं। पहले पॉइंट में लिख देने हैं कि महिलाओं में दोनों लिंग गुणसूत्र एक ही प्रकार के होते हैं, XX होते हैं। पुरुषों में दोनों लिंग गुणसूत्र भिन्न भिन्न होते हैं जिसमें कि XY होता है। ठीक है, याद आप लोगों को पता ही होगा, मैट्रिक के छात्र हैं तो आप लोगों को पता होगा कि गुणसूत्र क्या होते हैं। ठीक है, लिंग क्या होता है, सारा चीज़ आप लोगों को मालूम ही होगा। तीसरा पॉइंट देखिए तो यहाँ पे आपको देना है कि पुरुष 2 प्रकार के शुक्राणु बराबर मात्रा में उत्पन्न करते हैं। एक प्रकार के शुक्राणु में X गुणसूत्र होता है जबकि दूसरी प्रकार के गुणसूत्र Y गुणसूत्र रखते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको देने हैं। और आगे पॉइंट में बताना है कि महिलाएं एक ही प्रकार के अंडाणु उत्पन्न करती है जिसमें गुणसूत्र होते हैं। पांचवा पॉइंट देंगे कि जब X गुणसूत्र यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे से संयोग करता है तो युग्मनज लड़की यानी कि XX में विकसित होता है। और आगे पॉइंट में बता देने हैं कि जब गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे के निषेचित करता है तो युग्मनज यानी कि दोस्तों जब जो है Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु जो है अंडे से निषेचित करता है यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है तो युग्मनज जो है लड़के यानी कि XY को विकसित करता है। तो इस प्रकार से जो है लिंग निर्धारण को परिभाषित कर देने हैं। साथ ही दोस्तों आपको जो है इसके बगल में ही आपको इस तरह से पिक्चर बता देने हैं जिसमें कि मैंने यहाँ पे बताया है कि XX क्या है, एक मादा है, और XY क्या है, एक नर है, जिसके साथ में एक फर्टिलाइजेशन हो रहा है यानी कि जो है निषेचन किया गया है। इसमें देखिए 2 यहाँ पे शुक्राणु है। ठीक है, यहाँ पे युग्मनज है XX है और इसमें क्या है 2 है, यहाँ पे X और Y है। X और X जो है जबकि ये संयोग करता है तो एक मादा का यहाँ पे जो है लड़की का जो है यहाँ पे उत्पन्न होती है और X और Y का यहाँ पे जो होता है तो ये नर का उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आप इसको जो है इस चार्ट को जो है आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। इसको जो है आप लोगों को हर हाल में लिखने हैं। अगर भाषा में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, मिस्टेक हो जाता है लिखने में, तो यह जो है ना, यह अगर आप बना देते हैं ना तो आपको जो है इसमें फुल मार्क 5 में 5 मार्क्स आप लोगों को यहाँ पे
मिल जाएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों इस वीडियो में जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं, जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझाया है, वे सभी क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी ईजी लगा होगा और आप लोगों का जो आंसर मैंने दिया है वो भी आपको ईजी लगा होगा और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और आगे आने वाली इसी तरह से जो है वीडियो की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, और दोस्तों आप लोगों से मैंने कहना चाहूँगा कि जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, कितना क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया है, चाहे वो मॉडल पेपर का सोल्यूशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, सभी का जो है आप लोग अच्छे से जो है तैयार करके रखना, क्योंकि एग्जाम आप लोगों को लिए एग्जाम का जो डेट भी आ चुका है, एग्जाम के लिए आपके पास समय भी नहीं है और तैयारी जो है आप लोगों का धाकड़ होनी चाहिए। ठीक है, चलो दोस्तों इस वीडियो को मैं अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।